जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन टीचर में। और आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण में एक नए अध्याय का जिसका नाम है संज्ञा। और संज्ञा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं और समझते हैं संज्ञा के बारे में महत्वपूर्ण बातें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि संज्ञा किन शब्दों से मिलकर बना है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, एक सम से और किससे दोस्तों, ज्ञा से। यहाँ सम का अर्थ होता है दोस्तों सम्यक अर्थात उचित, ज्ञा का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ से इसका अर्थ समझ में आता है कि सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अर्थात उचित ज्ञान कराने वाले को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यहीं से संज्ञा की परिभाषा बन जाती है कि वे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के बारे में उचित ज्ञान कराते हैं उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आगे समझते हैं कि संज्ञा का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों संज्ञा का पर्यायवाची है नाम, अर्थात संज्ञा को नाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी परिभाषा बनती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है नरेश है, मोहन है, गणेश है। किसी वस्तु का नाम है आपका पुस्तक है, कैमरा है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो वस्तु होगी। स्थान की बात करें दिल्ली है, बरेली है, मुंबई है, चेन्नई है, स्थान है। भाव की बात करें घबराहट है, आपका मनुष्यता है, पशुता है, गुरुता है। तो किसी भाव का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ये क्या कहलाता है दोस्तों, संज्ञा कहलाता है। अब इसे कम शब्दों में समझिए दोस्तों, इस संसार के अंदर जो भी मौजूद है उसका कुछ ना कुछ नाम है और उसी नाम को क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे संज्ञा किसे कहते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, समझते हैं संज्ञा कैसा शब्द है। तो दोस्तों संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द है दोस्तों, एक विकारी शब्द है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सर विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिसके लिंग में, वचन में या कारक में परिवर्तन हो जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया लड़की, तो लड़की का हम बहुवचन बना सकते हैं लड़कियां, और लड़की का हम लिंग चेंज कर सकते हैं लड़का। तो जिसका आपने लिंग चेंज किया, जिसका आपने वचन चेंज किया, तो वो शब्द बन चुका है विकारी शब्द। तो आप याद रखेंगे कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। और दोस्तों संज्ञा के साथ साथ आपको याद करना है कि आपका सर्वनाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपका विशेषण, ये एग्जाम में पूछा जाता है, विशेषण। और दोस्तों एक शब्द आता है क्रिया। ये चारों के चारों जो शब्द आप देख रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों के चारों जो शब्द हैं ये एक विकारी शब्द हैं। याद रखेंगे कौन कौन से शब्द विकारी हैं। तो संज्ञा, आपका सर्वनाम और क्रिया और विशेषण, इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, यहाँ से आगे समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं संज्ञा के भेद कितने हैं। यहाँ पर एक बात को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उन तीन तरह के क्वेश्चनों को अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। तो दोस्तों याद करेंगे संज्ञा के कुल तीन भेद हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं, अर्थात मुख्यतः कितने भेद हैं, तो आपको याद करना है संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, पांच। तो देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या पदार्थ या द्रववाचक। तो इस पदार्थवाचक का दूसरा नाम है द्रववाचक। ये पांच प्रकार की संज्ञा होती है। लेकिन कुछ विद्वान मुख्यतः तीन प्रकार की संज्ञा मानते हैं, जिसमें केवल व्यक्तिवाचक, आपका जातिवाचक और भाववाचक आता है। तो याद रखें कि मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार की है, तीन। एक आपका व्यक्तिवाचक, एक आपका जातिवाचक और एक आपका भाववाचक। अब ये दो संज्ञा किसके अंतर्गत मानते हैं। तो सर वो कहते हैं विद्वान कि समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा, इन दोनों संज्ञा जो है ये जातिवाचक का एक रूप है। कुछ विद्वान समूहवाचक संज्ञा को और पदार्थवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का एक रूप मानते हैं, इसीलिए मुख्यतः वो तीन प्रकार की संज्ञा मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से दो क्वेश्चन तो ये बन गए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कुल पांच प्रकार की, मुख्यतः कितनी होती है, तीन प्रकार की। बट तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा को किसके अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। ठीक है, अब आपसे यहाँ पूछा जाता है संज्ञा के कुल कितने भेद है, पांच, मुख्यतः कितने हैं, तीन। तो मुख्य में तीनों याद रखें। इसके बाद में हम आपको बताएंगे एक इंपोर्टेंट बात। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा है, इस भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते। तो दोस्तों ये अदृश्यवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों, अदृश्यवाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछा जाता है अदृश्यवाचक संज्ञा कौन सी है, तो आप याद रखेंगे तो ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। बाकी अगर हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा, ये दृश्यवाचक संज्ञा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सर मूल रूप से, ये क्वेश्चन आता है मूल रूप से संज्ञा के भेद बताइए। तो दोस्तों आप याद रखना है मूल रूप से संज्ञा के जो भेद है वो दो है। कितने हैं दोस्तों, दो।
तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न बन गए कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। एक आपका दृश्यवाचक और एक आपका अदृश्यवाचक। क्योंकि भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए अमीरी है, गरीबी है, ठीक है? आपका बचपना है, लड़कपन है, खड़कपन है, जवानी है, घबराहट है, पछतावा है। तो हम इन चीज़ों को केवल महसूस कर सकते हैं दोस्तों, इनको हम देख नहीं सकते। इसलिए भाववाचक संज्ञा अदृश्यवाचक संज्ञा है और बाकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक ये दृश्यवाचक संज्ञा है, इनको हम देख सकते हैं। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की, एक दृश्यवाचक, एक अदृश्यवाचक। और मुख्यतः कितने प्रकार की दोस्तों? 3, एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपकी भाववाचक। और अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने प्रकार है दोस्तों? 5। इसमें से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किन-किन संज्ञा को माना जाता है? तो समूहवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा को माना जाता है। ऐसा सब विद्वान नहीं कहते, बल्कि कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से सबसे ज्यादा इसके प्रकारों पर ध्यान दीजिए। यहाँ से सबसे ज्यादा इसके प्रकारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक-एक संज्ञा को हम डिटेल से समझते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जहाँ किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होगा, वहाँ होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का, पूरे उसके कुल का, पूरे उसके वंश का बोध होगा, तो दोस्तों उसे कहते हैं आपका जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ देश बोला, तो देश से पता नहीं चला कौन सा देश बोला, सभी देशों को देश ही कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पूरी जाति का बोध हुआ, तो ये देश जो है जातिवाचक है। लेकिन अगर मैं देश का नाम दे दूं, जैसे मैंने आपके सामने कहा दोस्तों, आपका नेपाल कह दिया, मैं आपके सामने बोलूं सर चीन कह दिया, तो नेपाल और चीन क्या है? किसी देश का नाम है, तो ये बन गया दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने यहाँ कहा सागर, तो सागर से सभी सागरों का बोध होता है, तो ये सागर क्या है? जातिवाचक। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों आपका लाल सागर, ये लाल सागर कह दिया। इसी तरीके से मैंने आपके सामने बोला कि अरब सागर कह दिया, तो सागर का नाम दे देंगे तो दोस्तों व्यक्तिवाचक होगा। अब जैसे युद्ध शब्द है, तो दुनिया के हर युद्ध को युद्ध ही कहा जाता है। लेकिन अगर युद्ध का नाम दे दे, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, ठीक है, इस फिर से बक्सर का युद्ध, तो नाम दे दिया तो दोस्तों व्यक्तिवाचक हो गया। पर्वत, दुनिया के हर पर्वत को पर्वत कहा जाता है, लेकिन पर्वत का नाम दे दे, जैसे मैंने कहा सर आपका अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत हो गया, आपका आल्पस पर्वत हो गया, सतपुड़ा पर्वत हो गया, तो नाम दे दिया जाए तो दोस्तों व्यक्तिवाचक बन जाएगा। दुनिया में जितनी भी झीलें हैं सबको झील कहा जाता है, लेकिन झील का नाम दे दें, आपकी विक्टोरिया झील है, मिरज सागर एक झील है, यहाँ पर देखिए वूलर एक झील है, तो नाम दे देंगे तो दोस्तों व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक छोटे से शब्द में चलते हैं, जैसे मैंने आपके सामने कहा दोस्तों एक का फूल, अगर मैं फूल कहूँ तो सभी फूल इसके अंदर आ गए, तो फूलों की जाति का बोध हुआ। लेकिन अगर मैं फूल दे दूं, जैसे मैंने यहाँ पर आपके नाम रखा, चमेली का फूल रखा, यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि सर गुलाब का फूल, अगर मैं यहाँ पर फूल का नाम देता हूँ तो दोस्तों वो बन जाता है व्यक्तिवाचक। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है? तो 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप राजनीतिक पदों की बात करते हैं या फिर आप प्राकृतिक आपदाओं का ज़िक्र करते हैं, तो वो भी दोस्तों किस में रखे गए हैं? वो भी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे गए हैं। अगर आप कहते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने कहा कि राज्यपाल, तो राज्यपाल जो है एक जातिवाचक शब्द है। यहाँ पर आप कहेंगे दोस्तों आपका प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री एक जातिवाचक शब्द है। आप कहेंगे दोस्तों जैसे कि मैनेजर, ये मैनेजर एक शब्द है, तो ये भी आपका जातिवाचक है। आप यहाँ पर कहेंगे सर आपका राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति कहेंगे तो सर राष्ट्रपति भी क्या है आपका? ये भी जातिवाचक शब्द है। तो जितने भी राजनीतिक पद होते हैं दोस्तों, वो सब जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। और याद रखिए जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे आंधी है, तूफान है, भूकंप है, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट है, तो दोस्तों ये सारे के सारे किसमें रखे गए हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे गए हैं। तो उम्मीद है आपको इन दोनों में अंतर समझ में आया होगा। जैसे नॉर्मली हम बात करें, मैंने कहा सर होटल, तो होटल में सारे होटल आ गए, लेकिन मैं अगर होटल का नाम दे दूं, जैसे मैंने कहा शिवा होटल, ठीक है, जैसे मैंने कहा चौधरी होटल, तो वो किस में आ जाएगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो दोस्तों इन दोनों को बेहतर तरीके से समझिए। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, तो अगला है हमारे पास में समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहां बहुत सारी इकट्ठा चीजों को एक नाम दे दिया जाता है, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है गुच्छा, तो बहुत सारे अंगूरों का ग्रुप है और उसको नाम दे दिया दोस्तों आपका गुच्छा। जैसे यहाँ देखेंगे दोस्तों गोंद है, तो गोंद क्या होता है? जो केले की गैल होती है, तो केले की गैल को दोस्तों गोंद कह दिया। यहाँ ढेर कहा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ढेर है, सभा है, कमेटी है, कक्षा है, पंचायत है, आर्मी है, सेना है, पुलिस है, भीड़ है, जनता है। तो यहाँ ये जो शब्द मैंने बोले हैं, जैसे पंचायत है, कमेटी है, कक्षा है, ठीक है, आर्मी है, सेना है, पुलिस है, तो दोस्तों ये एक का नाम है, तो दोस्तों एक समूह का नाम है। तो जहां पूरे के पूरे समूह को एक नाम दे देते हैं आप, तो वो कहलाता है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। और आपको याद रखना है कि समूहवाचक जो संज्ञा होती है दोस्तों, वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। ये याद रखना, सदैव एक वचन में क्या होती है? प्रयुक्त होती है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों पदार्थवाचक किसे कहते हैं या द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा का अन्य नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस और वो चीजें आती हैं जिनको मापा और तोला जा सकता है।
जो ठोस है, द्रव है, गैस है, उसको द्रववाचक या पदार्थवाचक कहेंगे। या फिर दोस्तों जिन चीजों को माप या तोल सकते हैं उन्हें भी हम क्या बोलेंगे आपका, तो उन्हें हम पदार्थवाचक या द्रववाचक कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे दूध है, पानी है, घी है, तेल है, ये सब द्रववाचक है। जितनी भी गैसें हैं सब पदार्थवाचक में आ जाएंगी। जितनी भी आपके ठोस मेटल हैं, चांदी है, लोहा है, तांबा है, पीतल है, प्लास्टिक है, ठीक है, आपकी मिट्टी है, आपका बात कर सकते हैं ईंट है, चूना है, कत्था है, ये सब दोस्तों क्या है, मटेरियल है। और जितने भी मटेरियल होते हैं वो दोस्तों किस में आते हैं, पदार्थवाचक में। पदार्थवाचक संज्ञा या द्रववाचक संज्ञा एक नाम है। तो उम्मीद है ये बहुत आसान है, इसको आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो संज्ञा है वो है आपकी भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी से सबसे ज्यादा एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। तो इसको आप डिटेल से समझिए। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण आते हैं, या धर्म आती है, दशा आती है। दशा मतलब भाव आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चतुर है, ये उसका भाव है। कोई ईमानदार है, ये उसका भाव है। तो ईमानदारी है, चतुराई है, मनुष्यता है, पशुता है, गुरुता है, घबराहट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं बालकपन है, लड़कपन है, जवानी है, ठीक है। तो ये जो जितने भी इंसान के भाव होते हैं, चाहे वो गुण के रूप में हो, चाहे वो दशा के रूप में हो, और चाहे दोस्तों आपके धर्म के रूप में हो, तो वो कहलाते हैं आपके भाववाचक संज्ञाएं। और मैंने भी आपको बताया भाववाचक संज्ञा को देखा नहीं जाता, इसलिए भाववाचक संज्ञा अदृश्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसको देख नहीं सकते। और भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। और प्रत्यय किस किस के पीछे लगता है, तो याद रखेंगे जातिवाचक संज्ञाओं के पीछे, सर्वनाम के पीछे, और क्रिया के पीछे, और अवयव के पीछे। तो याद रखें, जातिवाचक और सर्वनाम और क्रिया और अव्यय, इन शब्दों के पीछे प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। अब इन शब्दों को डिटेल में समझेंगे कि सबसे पहले हम समझेंगे किसको, सर्वनाम को, कि कौन कौन से सर्वनाम के पीछे क्या क्या जोड़कर उसे भाववाचक बनाया जा सकता है। इसको एक एक कैटेगरी में हमने अलग अलग डिवाइड किया है, जिसे हम आगे ध्यान से पढ़ेंगे। तो आप याद रखना, ऐसी कौन सी संज्ञा है जिसे देखा नहीं जा सकता, वो भाववाचक है, याद रखना। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दोस्तों भाववाचक संज्ञा का निर्माण क्या जोड़कर किया जाता है, तो प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे देखिए बुढ़ापे में पा आया, पतलापन में दोस्तों पन आया, मनुष्यता में ता आया, घबराहट में आहट आया। यहाँ देखेंगे मिठास में आस आया, और दोस्तों बचपन में पन आया। तो इन सब के पीछे कोई ना कोई प्रत्यय मौजूद है। और जहां प्रत्यय मौजूद होता है वहां दोस्तों आपका ज्यादातर कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अब इस भाववाचक संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लिखना एक शब्द है, तो लिखने का भाववाचक क्या होगा दोस्तों, लेख होगा, ठीक है। जैसे हंसना एक शब्द है, तो हंसना का भाववाचक क्या होगा, तो दोस्तों हंसी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक शब्द का भाववाचक पढ़ेंगे और कैटेगरी में बांटकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्दों का भाववाचक बनाना। और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सर, इनको आप बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना किससे दोस्तों, तो आपको याद करना है किसे, सर्वनाम से। अब यहाँ सर्वनाम से देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला शब्द है अहम। तो ये अहम शब्द है, तो अहम का जो बनेगा दोस्तों, ये बनेगा अहंकार। तो अहम का भाववाचक होगा दोस्तों अहंकार। निज का भाववाचक क्या होगा, तो दोस्तों आप याद करेंगे निजता होगा। या दोस्तों आप याद करेंगे ये शब्द आता है निजत्व। क्या आता है दोस्तों, निजत्व आता है। तो निजत्व या निजता, ये निज का क्या है, भाववाचक है। इसी तरीके से दोस्तों पराया शब्द है, तो पराया का होता है दोस्तों परायापन। क्या होता है, परायापन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मम का बहुत बार आता है, तो मम का आता है दोस्तों ममत्व, याद रखना। या फिर इसका भाववाचक होता है दोस्तों ममता, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मम का होता है ममत्व या फिर ममता। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे स्व शब्द है, ये सर्व शब्द है, तो सर्व का होता है दोस्तों सर्व स्व। ये कई बार पूछा गया है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद करें। सर्व का भाववाचक होगा दोस्तों सर्व स्व। इसी प्रकार से स्व का क्या होगा, तो दोस्तों आपका स्वत्व होगा। यहाँ पर शब्द आता है अपना, तो दोस्तों इसका होता है अपनत्व। क्या होता है दोस्तों, अपनत्व होता है। या आप कह सकते हैं अपनापन। क्या कह सकते हैं दोस्तों, अपनापन। तो ये वो शब्द है दोस्तों जो सर्वनाम है, और सर्वनाम के उन शब्दों को हमने क्या बनाया है, भाववाचक। इसमें दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका मम इंपॉर्टेंट है, एक सर्व इंपॉर्टेंट है, एक स्व इंपॉर्टेंट है। इनको आप जरूर से जरूर याद करें। इसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों आगे विशेषण, कि विशेषण से कैसे हम भाववाचक बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे यहाँ पर हम विशेषण में देखते हैं, जैसे कि एक शब्द है हमारे पास में, सबसे पहला अच्छा। यहाँ पर शब्द दिया गया है दोस्तों अच्छा। तो अच्छे का भाववाचक क्या होगा, तो दोस्तों अच्छे का भाव होता है, आप याद रखिए अच्छाई, ये जरूर याद करेंगे। अजनबी का भाववाचक क्या होता है दोस्तों, अजनबीपन होता है। ये कई बार पूछा गया है, अजनबी का अजनबीपन होगा दोस्तों। यहाँ अन्याय का क्या होता है, यानी अन्यायी का, तो दोस्तों अन्याय होता है। यहाँ देखेंगे अमर का क्या होता है दोस्तों, अमरता होता है। अब आलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करना। आलसी का होता है दोस्तों आलस्य। और एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों उचित का, तो उचित का क्या होता है दोस्तों,
ये होता है औचित्य। याद रखेंगे, उदासीन का होता है दोस्तों उदासीनता, और खट्टे का भी कई बार पूछा गया है, खट्टे का होता है दोस्तों खटास। अब यहाँ पर आता है दोस्तों धीर, तो धीर का होता है धैर्य। ये धैर्य भी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी धैर्य के स्थान पर दोस्तों ये लिखा आता है धीरता। क्या आता है दोस्तों? धीरता। तो आप ये भी याद करेंगे कि धीर का भाववाचक धीरता या क्या होगा? धैर्य होगा। इसी तरीके से बुद्धिमान का क्या होता है दोस्तों? बुद्धिमत्ता होता है। ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य होता है, और महान का क्या होता है दोस्तों? महानता होता है। इसके बाद में कुछ और शब्द देखिए जो विशेषण से बनाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम आपको बताएंगे। एक लघु शब्द क्या है दोस्तों? लघुता होगा। और एक शब्द आता है सर मोटापा। ये भी कई बार पूछा गया है। तो मोटा शब्द का होता है भाववाचक मोटापा। एक शब्द आता है दोस्तों श्वेत का क्या होता है? तो दोस्तों श्वेतता होता है। वीर का क्या होता है दोस्तों? वीरता। और हिंसक का भी कई बार पूछा गया दोस्तों, हिंसा होता है। यहाँ पर एक शब्द आता है दोस्तों नीच, तो नीच का होता है निचता। और छोटे का क्या होता है दोस्तों? छुटपन होता है। ये शब्द कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि छोटे का भाववाचक क्या होगा? तो दोस्तों छुटपन होगा। यहाँ पर एक शब्द आता है दोस्तों चंचल, और चंचल का होता है चंचलता। याद रखिए, चंचल का चंचलता। और काले का भाववाचक क्या होगा? कालीमा। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीजें आप याद करेंगे। एक श्वेत का भाववाचक क्या होगा? तो याद रखेंगे श्वेतता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक याद रखना दोस्तों, काले का क्या होगा? तो काले का होगा कालीमा। क्या होगा दोस्तों? कालीमा भाववाचक होगा। और एक शब्द आता है दोस्तों आपका हरा, और हरे का भाववाचक होगा दोस्तों हरियाली। क्या होगा? हरियाली होगा। ये तीनों शब्द कलर पे पूछे गए हैं, और कलर से संबंधित ये भाववाचक तीनों से पूछा जाता है। इसलिए इन भाववाचक को जरूर से जरूर याद करें। इसके बाद में दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंपोर्टेंटली समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे अव्यय से। अव्यय से केवल हमने 4 शब्द रखे हैं, क्योंकि ये 4 शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला शब्द है सर ऊपर। तो ऊपर का क्या होता है दोस्तों? ऊपरी होगा। दूर का क्या होगा दोस्तों? दूरी होगा। धिक का क्या होगा? धिक्कार होगा। और निकट का निकटता होगा दोस्तों। और मना का क्या होगा? मनाही। तो आप याद रखेंगे, धिक का धिक्कार, दूर का दूरी, मना का मनाही, ऊपर का ऊपरी। ऊपर का दोस्तों क्या? ऊपरी होगा। और दोस्तों दूर का क्या होता है? दूरी होता है। इन शब्दों को जरूर से जरूर याद करें। इसके बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं, और आगे समझते हैं क्रिया से संबंधित वो शब्द जिनका विशेषण बना सकते हैं। ये क्रिया वाले बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। यहाँ क्रिया से संबंधित बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, तो यहाँ पर एक शब्द है उड़ना। तो उड़ना एक क्रिया है। उड़ने का जो भाववाचक होगा दोस्तों वो उड़ान होगा। एक है दोस्तों उतरना। उतरने का होता है उतार। और ये जो आप देख रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। उलझना। उलझने का होता है दोस्तों आपका उलझाव। कुछ लोग क्या करते हैं? उलझन कर देते हैं। कुछ लोग उलझने का उलझन कर देते हैं। तो याद रखें उलझाव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घबराने का घबराहट। और ये भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जीना। तो जीने का होता है दोस्तों आपका जीवन। और यहाँ पर आता है दोस्तों जीतना। तो जीतने का होता है जीत। और गाने में क्या होता है दोस्तों? गान होता है। कुछ लोग क्या करते हैं? गाने का भाववाचक गीत कर देते हैं, संगीत कर देते हैं। लेकिन याद रखें गाने का भाववाचक होगा दोस्तों गान। यहाँ पर दौड़ना एक शब्द है। तो दौड़ने का भाववाचक दौड़ होगा। सीधा सीधा याद कर सकते हैं। बोलने का सीधा सीधा बोल याद कर सकते हैं। और यहाँ पर पूजना एक शब्द है। तो पूजने का होता है दोस्तों पूजा। पूजने का क्या होता है दोस्तों? ये पूजा शब्द होता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि पूजने का भाववाचक क्या होगा। इसके बाद में दोस्तों चंद शब्द और हैं हमारे पास, इनको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे बोलने का बोल हो गया, पूजने का पूजा हो गया। और हंसना एक शब्द है दोस्तों। हंसना भी कई बार पूछा गया है। तो हंसने का होता है दोस्तों हंसी। और अगर हम देखेंगे थकने का होता है थकान। और रोकने का होता है रोक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द आप देख रहे हैं दोस्तों वो है आपका सोना। तो सोने का होता है दोस्तों आपका शयन। क्या होता है? सोने का शयन होता है। तो सोना यहाँ क्रिया है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है सोना कैसी संज्ञा है, तो याद रखेंगे सोना जो है वो पदार्थवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर सोने का प्रयोग हम क्रिया में करते हैं, जैसे राम सो रहा है, तो यहाँ जो सोना क्रिया है उसका भाववाचक क्या होगा दोस्तों? शयन होगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सर। इसके बाद में दोस्तों लिखने का लेख होता है, पढ़ने का पढ़ होता है। याद रखें। तो इस तरह से आपसे भाववाचक पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप याद करेंगे एक एक शब्द का भाववाचक आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।